Alright, so hello learners, welcome back to this very brand new lecture and in this very special series. अब इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे, ये आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। क्या लेक्चर नंबर 4 है ये, क्योंकि इसके पहले हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। और इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का, ठीक है। बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो इसके बारे में पहले थोड़ी बहुत बातें हम कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उसका पुनरुत्थान, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें कि भाई प्री बिहेवियरलिज्म क्या है, यानी कि बिहेवियरलिज्म के पहले की क्या चीजें ऐसी रही है जिसके चलते आपका व्यवहारवाद आया, और मैं बेसिकली बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो प्लेटो और अरिस्टोटेल से संबंध होने के कारण राजनीति विज्ञान के विषय को अध्ययन अध्यापन का महत्व 2300 वर्ष से भी अधिक पुराना रहा है। ऑटोनोमस डिसिप्लिन दिलाने के लिए, मनवाने के लिए बहुत सारे कोशिश यहाँ पे की गई। अमेरिका ने 1856 में प्रथम बार, सबसे पहली बार कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रांसीसी लाइबर की अध्यक्षता में इस विषय का प्रथम विभागीय पीठ यानी कि चेयर स्थापित करी। और यहाँ पर संयुक्त राज्य में परंपरागत राजनीति विज्ञान की 4 धाराएं दिखाई पड़ती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला आता है आपका लीगलिस्टिक ट्रेंड, दूसरा रिफॉर्मिस्ट, तीसरा फिलोसॉफिकल यूनिवर्सलिज्म ट्रेंड और एम्पेरिकल रियलिस्ट ट्रेंड, ठीक है। अब लीगलिस्टिक में इसका स्रोत होता है आपका महाद्वीपीय, मतलब कहाँ पर है, यूरोप में, मुख्यतः जर्मनी। ये आपका रिफॉर्मिस्ट देखने को मिलेगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से में, किससे आपका ये उत्पन्न हुआ, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, कानूनी औपचारिक जो समस्या है उसका तिरस्कार। फिलोसॉफिकल में आपका अतीतकालीन परंपरा के रूप में सदैव विद्यमान, और चतुर्थ में आता है आपका व्यवहारवादी क्रांति की पृष्ठभूमि। विड्रो विल्सन की बुक है कांग्रेसनल गवर्नमेंट 1885 की बुक है, उससे आपको ये पता चलता है। और अमेरिकी संविधान की पुस्तकीय अध्ययन की कड़ी आलोचना यहाँ पर की गई है। इसमें आपके आते हैं जे डब्ल्यू बर्गेस, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, विलोबी, गैटल, गार्नर। ये आपकी न्यू डील पॉलिसी की बात कर लो। ग्राहम वेल्स की बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। यहाँ पर राज्य सरकार के विश्लेषण से वैधानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। यहाँ अमेरिकी प्रगतिवाद है, और यहाँ प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थन बेटले की है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। वैधानिकता में नैतिकता का स्पष्ट पुष्ट, है ना, प्रत्येक क्षेत्र के में सुधार का युग। और यहाँ पर आप बात करें चार्ल्स मरियम की बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की। चार्ल्स मरियम को व्यवहारवादी उपागम का बौद्धिक सृष्टा यानी कि इंटेलेक्चुअल कोड माना जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच भी हम इनको बोलते हैं। कौन को? चार्ल्स मरियम। और इन्होंने अमेरिकी राजनीति विज्ञान के 4 कालों, ठीक है, मानदशाओं या अवस्थाओं को इस प्रकार बताया है। पहला आता है आपका 1850, अगर हम 50 तक की बात करें तो दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही, निगमनात्मक बोलते हैं। 1850 से अगर 1900 की अगर बात करें तो ऐतिहासिक और तुलनात्मक, ठीक है। और 1923 तक अगर हम बात करें तो परीक्षण, सर्वेक्षण, मापन का काल है। और 23 से आगे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, यानी कि मनोविज्ञान में आपका बिहेवियर भी आता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका से कहते बात करते तक जो चीजें हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें सुधरने लगी और पता चला, तो फिर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद निकल करके आने लगा। अगर हम बात करें कि जो व्यवहारवाद एवं जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है को परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से जोड़ देने का कार्य अनुभववादियों द्वारा किया गया है। इस अनुभववाद का नारा जेम्स ब्राइस ने यह कहकर दिया कि जिनकी आवश्यकता है वे तथ्य हैं, तथ्य हैं, तथ्य हैं। ये कौन बात करता है? आपकी जेम्स ब्राइस। मेंटली की अगर हम बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पार्श्विक, बंजर, प्रेतवत व तथा स्थैतिक मानते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछ लेते हैं। चार्ल्स मरियम तो चार्ल्स मरियम है, उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर एक नया और पर अन्य अनुशासनों की पद्धति को अपनाकर राजनीति का विज्ञान बनाने की प्रेरणा दी। इनकी बुक भी थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका हम बात करते हैं न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। किसकी है? चार्ल्स मरियम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मैं उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान के लिए अपनी पद्धतियों और प्रविधियों विकसित करने की बात कही। धीरे धीरे उसके नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्ययनों का एक जमघट तैयार हो गया। हम शिकागो विश्वविद्यालय की बात करते हैं। इस समूह में लियोनार्ड वाइट, हैरोल्ड गास्नेल, क्विंस राइट, हेरल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमा, बीए वीए काई, गैब्रियल आर्मंड, हर्बर्ट साइमन और डेविड टूमन। तो ये सारे इसके अंदर शामिल थे। ये पूरा भयंकर का एकजुट था शिकागो स्कूल का, अगर हम इसकी बात करें, राइट। ओके। तो अगर हम बात करें, अब स्टार्ट होता है आपका असल मायने में व्यवहारवाद।
और हम इसकी बात करते हैं तो व्यवहारवाद की उत्पत्ति, विकास और आवासन का केंद्र अमेरिका है, ऑब्वियसली शिकागो। तो उसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण रहे हैं वो देख लो, ये हम पढ़ाते भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसके चलते बहुत सारी परिस्थितियों ने उत्पन्न हुआ है यहाँ पर। स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि, तृतीय विश्व की देशों में स्वतंत्रता, पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवाद का उदय, यूरोपीय शरणार्थी, विद्वानों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार, यूरोप केंद्रित राजनीति का आवासन, शोध की प्रणालियों व तकनीकों का विकास, अमेरिकी कॉरपोरेट फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर आदि द्वारा शोध के आर्थिक सहयोग, परंपरावाद के प्रति असंतोष तथा अनुभववाद पर बल। जिसमें एक आते हैं आपके आर्थर बेंटली, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, बताते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बंजर औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्य व स्थैतिक है। डेविड ईस्टर ने परंपरागतवाद को ऐसी पुरातनपंथी धारा कहा है जो सामाजिक अंधेपन, जिसको सोशल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, को पैदा करती है, जिसकी आशा का आधार राजनीतिक नेतृत्व के व्यक्तिगत पावर, सेल्फ पावर अधिक है, समाज विज्ञान की समझदारी कम है। ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में अनुभववाद जो एम्पेरिसिज्म है, परंपरावाद की अंतिम कड़ी थी। ठीक है, क्या परंपरावाद की अंतिम कड़ी थी। वही व्यवहारवाद का प्रारंभ भी यही है, एम्पेरिसिज्म। वही तो सब चीजें हैं। परंपरावाद में मूल्यों को ज्यादा फोकस किया जाता था और अनुभववाद पर कम किया जाता था, लेकिन व्यवहारवाद ने उसको वहीं से पकड़ लिया जहाँ पे उन्होंने छोड़ा। तो अनुभववाद राजनीति विज्ञान के इतिहास की काफी पुराना है। इसका आधुनिक संस्था, अगर हम बात करें, संस्थापक जॉन लॉक को माना जाता है, और उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा उसी के अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो बहुलवाद अगर हम बात करें, इसकी जड़ें बहुलवाद ने गहरी की, जैसे वॉल्टर बेजहॉट है, जेम्स प्राइस और लावेल है। ठीक है। और किंतु व्यवहारवाद और अनुभववाद में अंतर पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिबली कहते हैं कि अनुभववादात्मक जो अध्ययन व्यवहारवादी विज्ञान से कुछ अधिक है, और रॉबर्ट दाल कहते हैं व्यवहारवादी को अनुभववादी सिद्धांतकार, एम्पेरिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और जो परंपरावादी है उनको क्या बोलते हैं? परा अनुभववादी सिद्धांतकार, ट्रांस एम्पेरिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं। ठीक है। आर्नोल्ड ब्रैक्ट क्या करते हैं ने माइकल ऑक्सफोर्ड, हमने ब्रैक्ट के, आर्नोल्ड ब्रैक्ट के बारे में जो लेक्चर था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर, उसमें बात करी है। लियो स्ट्रॉस, अर्नेस्ट बाकर आदि को व्यावसायिक भगोड़ों में, प्रोफेशनल एस्केप्स की संज्ञा दी है। और रॉबर्ट दाल ने व्यवहारवाद के विकास में निम्नलिखित 6 कारक बताए, बहुत जरूरी है। अब ये चीजें हैं, ये जो पूछने वाली चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रॉबर्ट ढाल ने व्यवहारवाद के विकास में 6 कारकों को उत्तरदायी माना है, और वो क्या क्या है? 6 कारकों को पढ़ते हैं। पहला ये कहते हैं चार्ल्स मरियम का योगदान। तो चार्ल्स मरियम के योगदान को लेके क्या है कि भाई, शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर थे, अमेरिका में राष्ट्रपति टाफ्ट, वुडरो विल्सन और इनके साथ सलाहकार भी रहे हैं। तो ये सब चीजें, तो मरियम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की सहायता से अमेरिकी परंपराओं को बगैर क्रांति का सहारा लिए आधुनिक बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने नागरिक शिक्षा, सिविक एजुकेशन पर बल दिया। और हैरोल्ड लासवेल उनके सहकर्मी, और अगर हम बात करें तो गैब्रियल आर्मेंड वगैरह इनके विद्यार्थी थे। दूसरा आपका आता है कि भाई सामाजिक विज्ञान शोध परिषद की स्थापना करना। तो इसमें बोलते हैं उसको सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, तो चार्ल्स मरियम की पहल पर 1923 में बनाई गई। तीसरा आता है आपका यूरोपीय विद्वानों का अमेरिकी आगमन। तो इसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अगर हम बात करें कि पूर्व बहुत से जो विद्वान थे वो जर्मन विद्वान, जैसे विशेषकर जर्मन विद्वान अमेरिका में शरण ली थी, जिसमें से एक आती हैं आपके कौन, है ना, आरेंट। ठीक है। तो फ्रेंच न्यूमन, पॉल लेसपॉल्ड, कार्ल डोश, हंस मॉर्गन, थाउ हाना आरेंट, देखो यहाँ पर ना आदि थे। और ये विद्वान अगस्त कोम्टे, दुर्खिम, पारेटो, मास्का आदि समाजशास्त्रियों से प्रभावित थे। तो इनका प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्रीय उदाहरणों ने व्यवहारवाद को प्रेरित किया। तो ये सब कारण रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। उसके बाद आता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां। तो उसने भी क्या करा, इन सबको और ज्यादा प्रभावित किया, जिससे के चलते व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, शीत युद्ध और विचारधारात्मक संघर्ष, परंपरागत राजनीति की सीमित उपादेयता ने व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। और इन्होंने जो राजनीति के शुद्ध विज्ञान है उसको बनाने के लिए पूरा कोशिश किया, और परिवर्तन की गतिविधियों व प्रैक्सिस से अलग कर दिया, जो कि आपके ग्रीक टाइम से चला आ रहा है, तथा तटस्थ व अनुभविक शोध को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, हम बात करते हैं सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथड का विकास।
कि भाई जो मतदाताओं का रुझान है, वो चयन प्रोसीजर, ये सब चीजें, वोटिंग बिहेवियर, इन सब का अध्ययन व्यवहारवादियों का प्रिय क्षेत्र बन गया, जिसके चलते ये सब हुआ। उसके बाद आता है आपका विभिन्न कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट घरानों द्वारा व्यवहारवादी शोध के लिए आर्थिक सहायता, कितनी बड़ी बात है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको काम दिया। और फोकस ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी इन्होंने क्या अपनाया वो देख लेते हैं। तो औपचारिक की बजाय अनौपचारिक संस्थाओं संरचनाओं का अध्ययन, राज्य व सरकार जैसी संस्थाओं की बजाय मानवीय व्यवहार का अध्ययन, संरचना की बजाय प्रक्रिया का अध्ययन, बहुत महत्वपूर्ण है। मेथड क्या है? अंतर विषय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी, हम दूसरे वैज्ञानिक जो साइंसेज हैं उनसे भी कोशिश करेंगे सामंजस्य बिठाने की। वैज्ञानिक पद्धति लेंगे, मूल्य निरपेक्ष रहेंगे, यानी कि इसको वैल्यू न्यूट्रलिटी बोलते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी तटस्थ रहेंगे। और अनुभविक पद्धति एम्पेरिकल मेथड है, यानी कि डाटा वगैरह पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे विज्ञान पर बल, तथ्यों पर बल, मूल्य निरपेक्षता पर बल, अंत अनुशासनात्मकता, ज्ञान के लिए ज्ञान, अनुभववाद, मानवीय व्यवहार पर बल, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल होगा। उसके बाद आप एक क्रांति, परंपरावाद के खिलाफ, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होगी, यानी कि अगर यहाँ पर कोई डेफिनेशन ऑफ न्याय है तो वो विदेश में भी वही रहेगी। माइक्रो स्टडी पर बल। ठीक है, तो ये है। अब इसका अर्थ देख लो क्या है। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेंस में अलग अलग दी है। और वो क्या है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपके डेविड ट्यूमन है, उनके अनुसार क्या है ये, वो कहते हैं कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य शासन के समस्त तथ्यों को मनुष्य के प्रेक्षित एवं प्रक्षेपणीय व्यवहार की शब्दावली में वर्णन करना है, अर्थात यह मनुष्य के व्यवहार को देखकर अध्ययन करने की प्रणाली है। पर उसी जगह दूसरे हमारे रॉबर्ट दाल हैं, बड़े पॉपुलर, कहते हैं कि ये एक पद्धति है, उपागम और प्रविधियां का समूह है, विशेष मानता है। वह इसे राज विज्ञान में एक प्रतिरोध यानी कि प्रोटेस्ट आंदोलन मानता है। इस इसे उपागम मानने में रॉबर्ट दाल डेविड टूमन का अनुमान सॉरी अनुगमन करते हैं। जेम्स चार्ल्स वर्थ, तो वो क्या कहते हैं इसको लेकर के, वो कहते हैं कि हम इसकी वस्तुपरक और आगमनात्मक विधि से किसी वस्तु से क्या, कहाँ, कैसे और कब की खोज कर सकते हैं, यद्यपि उसमें क्यों को नहीं जान सकते। क्रिक पैट्रिक आते हैं आपके, क्रिक पैट्रिक कहते हैं, क्रिक पैट्रिक क्या कहते हैं, या क्रिक पैट्रिक कहते हैं असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ ने परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक अभिवृत्ति और सुधार आंदोलन है, क्रिक पैट्रिक का है ये। तो इन्होंने भी चार विशेषताएं दी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट पर या जैसे वो ये यार व्यवस्थित अनुभविक बनाने के लिए, प्रिसाइज प्रवृत्तियों के विकास के लिए बताते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद मनुष्य के केवल बाहरी क्रियाओं से ही संबंध नहीं रखता, अपितु उसकी भावनात्मक यानी कि अफ्लेक्टिव, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, मूल्यांकनात्मक इवेल्युएटिव प्रक्रिया से संबंध है। अब ये आपका, हम बात करते हैं इनका, महाराज का है कि प्रैक्टिस। अब ईस्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद एक बौद्धिक पद्धति और शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ने व्यवहारवाद को चलनी, सीव यानी छलनी ज्योति का रूप कहा है, और ईस्टर्न जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ, ये भी इन्होंने पहले ही मान लिया था। फास्वी के अनुसार अगर व्यवहारवाद कई लोगों के लिए एक व्यक्तिगत दर्शन या जीवन प्रणाली है। ठीक है, बात करते हैं रॉबर्ट धाल की। तो या रॉबर्ट दाल क्या कहते हैं कि भाई ने व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन और मनोभाव माना है। डेविड ट्रूमन ने इसे इसे सहमत होते हुए इसे केवल दृष्टिकोण मात्र, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब चीजें अल्फ्रेड ग्रेजिया या पढ़ सकते हैं आप, इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक, और सिबली व्यवहारवाद परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों के निर्माण पर जोर देता है। राजनीतिक शास्त्र को राजनीति का विज्ञान बनाने की दिशा में हुए कुछ प्रयास के, जिसे अरस्तु ने इसको उसको पितामह कहता है, कहते ही हैं। और कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद है, वियना सर्कल है लॉजिकल, तो वो क्या करता है कि भाई उसके चलते ना व्यवहारवाद का जन्म हुआ, ये कहने के बाद प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद का प्रत्यक्षवाद पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। तार्किक प्रत्यक्षवाद आप पढ़ सकते हैं आप, कि भाई जो इसको जिसकी मान्यता को स्वीकार करते हैं कि केवल वही ज्ञान यथार्थ और प्रमाणिक है जिसका अनुभविक सत्यापन किया जा सकता है। अभी सत्यापन, वेरिफिकेशन, ये सब चीजें अभी डेविड ईस्टन की थ्योरी में पढ़ेंगे हम। पृष्ठभूमि वॉल्टर वाइट की बुक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। बेजोइट
बेजोट ने सांस्कृतिक संस्थाओं पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को विश्लेषण परिबल दिया है। वुड्रो विल्सन की किताब है कांग्रेसनल गवर्नमेंट 1885 की है। जेम्स ब्राइस की बुक है अमेरिकन कॉमनवेल्थ। इसमें कहा था इन्होंने, मेरा उद्देश्य अमेरिकी संस्थाओं उनकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसी वो है। ब्राइस के अनुसार सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य, तथ्य और तथ्य। ब्राइस के अन्य अन्य पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेटीज। लॉरेंस लासवेल ने अपनी पुस्तक एसेस ऑन गवर्नमेंट में लिखा है कि शासन के वास्तविक यंत्र को तभी समझा जा सकता है जब उसकी क्रियाशील अवस्था में देखा जाए। तो ये बात है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली है, सब याद नहीं रखना, पढ़ चुके हैं हम जितना इसको पढ़ सकते हैं। ग्राहम वालेस का देख लो, बस अब बुक्स वगैरह देखेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ग्राहम वालेस की बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का आगमन, है ना। तो इसको चलते हैं, और ये कहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके चलते व्यवहारवाद को नज मिला। आर्थर बैंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 की बुक है, आर्थर बैंटले। इससे जो ग्रुप थ्योरी है उसका उदय हुआ। और आर्थर बैंटले के अनुसार जो राजनीतिक शोध व विश्लेषण की इकाई जो समूह होता है की गतिविधियां हैं। और बैंटले ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, ठीक है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण। फिर शिकागो स्कूल आता है, इसके हम बात करें टीवी स्मिथ, चार्ल्स मरियम, एरल लासवेल, ये तो ऐसे, ठीक है। चार्ल्स मरियम जिसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव रिसर्च और कोलाबरेटिव एफर्ट को बहुत बढ़ावा दिया है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। एक बुक और ले लो चार्ल्स मरियम की, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की है, जिसको अनुभववादियों की बाइबल कहते हैं। छोड़ना ही नहीं है इसको, छोड़ना ही नहीं है। मान लो आ जाएंगे, बताओ पॉजिटिविस्ट की बाइबल किसको कहते हैं। तो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में चार्ल्स मरियम के द्वारा लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके 3 वर्ष के पश्चात स्टुअर्ट राइस की एक बुक आई थी जिसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स, 1928 की, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स। फिर जी जी कैटलिन है, इनकी बुक है द साइंस एंड द मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये सारी बुक्स है जो बताती है व्यवहारवाद का उदय, साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। उसके अलावा एक और बुक है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, 1930 की है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1930 की है। शिकागो से ब्रदर में हेरोल्ड डी लासवेल है। और लासवेल की अगर बात, दर्शन की राजनीति की बजाय विज्ञान की राजनीति का पक्षधर है। तो अब लासवेल के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो उनकी किताबें तो पढ़ना, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, 1936 की बुक है, पहले भी देख चुके हैं। उसके अलावा आता है पावर एंड पर्सनालिटी, पावर एंड पर्सनालिटी 1948। पावर एंड सोसाइटी, ये आपका कैपलोन के साथ है। और साइकिल पैथोलॉजी व पॉलिटिक्स, ये इनकी किताबें हैं, ठीक है। अब व्यवहारवाद का वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, और व्यवहारवाद के विकास को समझने के लिए उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आपका प्री बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, है ना। तो जो व्यवहारवाद है का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में यथार्थवादी अनुभववादी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में ग्राम वैलेस की जो बुक है ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स, ये ग्राम वैलेस और ये सब आपके बुक्स हैं, चार्ल्स मरियम है, ये सब उनके द्वारा हुआ। व्यवहारवादी विचारकों को मैं आपको बता ही दिया मैंने कौन कौन आते हैं, एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला है वो देखनी है आप उनको। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स देख लेते हैं इसके, कि भाई बौद्धिक आधारशिला रखी तो किसने रखी, कैसे रखी। तो डेविड ईस्टन की बुक है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, मतलब लेख है इनका ये। तो इसमें इन्होंने 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स है, जिसको क्या बोलते हैं, उनको उनको वह व्यवहारवादी धर्म यानी कि बिहेवियरल क्रेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिहेवियरल क्रेडो। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझसे कॉलेज में पढ़ते हैं उस पर पूरा फोकस दीजिए दोबारा से, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए एक बार और। तो सबसे पहले आता है आपका नियमितता, यानी कि समानताएं व एक रूपताएं खोजना। दूसरा सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, जो सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण होता है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ठीक है। तो तर्क, डाटा, एम्पेरिकल, ये सब लेकर के आप यहाँ पर आ सकते हैं वेरिफिकेशन की वजह से, यानी कि जो मुद्दा आपने उठाया है उसको आप सत्यापित कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन किसकी है, हाँ, रुडोल्फ कार्परेव, आपके ऑटो न्यूरॉर्थ। तो ये तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं। वहीं ब्रिटिश, जब ब्रिटिश विद्वान की बात करें कॉल पापर, तो उन्होंने खंडनीयता का या फिर थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन भी दिया है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तकनीकें यानी कि टेक्निक्स की बात करते हैं, पहला आ गया आपका नियमितता, रेगुलरिटीज। दूसरा सत्यापन, वेरिफिकेशन। थर्ड है आपका टेक्निक्स। अनुभाविक तथ्यों, आंकड़ों पर जोर देते हैं, यहाँ पर अनुभाविक तथ्यों और आंकड़ों पर जोर देते हैं, सैंपलिंग, सर्वेक्षण, मॉडल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ।
ठीक है। तो यस, तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन है जो आपके प्रचलित हैं। आपका हास और कारिल ने वर्तमान युग के बहुपद्धति विज्ञानवादी युग का है, उन्होंने ये वाली बात बोली है। अब चौथा आता है परिमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशन। तो जितनी भी अध्ययन सामग्री है उसको लेखबद्ध करने की और विशुद्ध लाने में तथा शोध में स्पष्टता व निश्चितता लाने के लिए परिमाणीकरण आवश्यक है। इसके बाद मतलब मान्यताएं, वैल्यूज की बात करते हैं। मूल्य निरपेक्षता, मूल्य व आदर्श नहीं, ठीक है। तो मूल्यों के प्रति तटस्थ और निरपेक्षता इन्होंने यहाँ पर रखी है। क्रमबद्ध या व्यवस्थापन जिसको सिस्टमाइजेशन बोलते हैं, इसमें सिद्धांत निर्माण पर जोर देते हैं, ये वाली बात करते हैं। ठीक है, छह तो ये हो गए। सातवां आता है विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। जैसे प्राकृतिक विज्ञान होता है ना, उसी की तरह, उसी की तर्ज पर राजनीति को वैज्ञानिक विशुद्ध विज्ञान बनाना है। इसकी बात करते हैं, पीछे पड़ गई है। ज्ञान का एकीकरण की बात कर लो, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी कि अंतर विषय राजनीति विज्ञान का भूगोल से, इतिहास से अंतर अनुशासनात्मक पर बल दिया। तभी तो इसको साइंस बोलेंगे ना भाई। आप कैसे ही बात कर सकते हैं ढक्कन लगा करके और इसको साइंस कैसे बोल सकते हैं? आपको तो जाना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। तो वैल्यूज वैल्यूज इन आर्ट में स्ट्रैटिफिकेशन नहीं आता, यानी कि छिन्न भिन्न स्तरीकरण इसको हम नहीं बोल सकते। तो परंपरावादियों और व्यवहारवादियों में शीत युद्ध, तो ये आपको देखने को मिलेगा। युवा तर्क कहा जाता है इनके बीच में जो अनुशासन है व्यवहारवादियों को, इस विकासमान अनुशासन का युवा तर्क कहा जाता है। इन्होंने इसे अनुभवनात्मक विज्ञान बनाने का संकल्प लिया है। और इस इन्होंने इस परंपरावादियों ने व्यवहारवादियों को अस्वीकार करके नीचे दिखाया है। और मार्टिन कापलान है, उन्होंने व्यवहारवादियों की बद्दगी और भूले कहा है, बद्दी और भूले। रॉबर्ट दाल के अनुसार अब ऐसा लगता है कि व्यवहारवाद एक वास्तविक एवं व्यापक क्रांति की बजाय एक सफल प्रतिरोध आंदोलन ही था। ठीक है, व्यवहारवाद की आलोचना की अगर हम बात करें तो प्रमुख आलोचना में आता है लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, वाइगलिन, जुवेनल, हाना अरेंट, जॉन डेवी, क्रिश्चियन बे, हैंस मॉर्गेंथा और यूजिन मिहान। तो जो व्यवहारवादियों ने जो स्थायित्व, स्टेबिलिटी को अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य बना लिया है, और रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव है बन गए हैं। मतलब देखो, ये बात करते हैं मॉडर्निज्म की, मॉडर्न आइडियाज की, साइंस बनाने की, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना कंजर्वेटिव, इतना रूढ़िवादी बना दिया। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, जो बदलाव नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उन्होंने तत्कालिक और जो गंभीर समस्याओं से अपने आप को अलग करके आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल कर लिया। मैंने बताया था क्लास में भी कि भाई ये लोग जो होते हैं सिगार्स पीते रहते हैं, बढ़िया कॉफी वगैरह चलता है, और वहां पर किताबों को लेकर के बातें चीतें करके थ्योरीज लिख डालते हैं, जो कि असल मायने में सच्चाई नहीं है। वे इंद्रपुरी आइवरी टावरिज्म में निवासी बने बैठे हैं। इसकी हम बात करते हैं, आइवरी टावर्स बोलते हैं, कई बार ब्यूरोक्रेसी के लिए बोलते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है कि राजनीति का अध्ययन भौतिक शास्त्र के अध्ययन से अधिक कठिन है। बताओ, कितनी बड़ी बात बोली है। किसने बोला? आइंस्टीन ने। हालांकि आइंस्टीन आइंस्टीन बड़े महान साइंटिस्ट हैं, पर उन्हीं के टाइम पे ये गलत साबित होना स्टार्ट हो गए थे। और आज तो ये पूरे ही, अभी जो रिसेंट का नोबेल प्राइज दिया गया है वो आइंस्टीन की जो आइडियाज हैं उसको नकारने, उसको गलत साबित करने के लिए तो दिया गया। मुझे बताओ किसकी हम बात कर रहे हैं? उग्र मूल्यवादी दृष्टिकोण, लियो स्ट्रॉस है। तो जो लियो स्ट्रॉस है, उन्होंने कहा है कि जो ने मूल्यों के महत्व पर प्लेटो और अरस्तुवादी प्राचीन परंपराओं का अनुगमन करते हुए राजदर्शन की भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। उनकी दृष्टि में जो मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक विज्ञान का होना असंभव है। ये कहते हैं कि जो ये व्यवहारवादी मूल्यों को हटा करके तटस्थ रह करके बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल साइंस पॉसिबल ही नहीं है। जो कि हम भी बात करते हैं, सही बात बोली, वेरी गुड। लियोस्ट्रोस बोलते हैं कि जो व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता की आड़ में अपने सिद्धांतों में अपने मूल्य घुसा रहे हैं, जैसे उदार लोकतंत्र का विशेष गुणगान करते हैं। स्ट्रोस कहते हैं कि ये जो लोकतंत्रशाही है, वो एक बात बोलते हैं, जो लोकतंत्रशाहीवादी होते हैं, जो व्यवहारवादियों का भी व्यक्तित्व, आचरण, राग द्वेष, पक्षपात का झुकाव होता है। इनका उदारवाद के प्रति पूर्वाग्रह। लियो स्ट्रोस ने लिखा कि जो नया राज्य विज्ञान है व्यवहारवाद, अपने घर को चला जलता देखकर हंस रहा है, किंतु दो तथ्यों के आधार पर इसे क्षमा किया जा सकता है। पहला, इसे यह नहीं मालूम कि इसका घर जल रहा है, और दूसरा, इसे यह भी नहीं मालूम कि यह जल रहा है। कितनी बड़ी बात बोली, किसने बोला है? लियो स्ट्रोस ने। लियो स्ट्रोस बोलता है कि व्यवहारवादी सभी मूल्यों को एक समान मानते हैं, उनमें गुणात्मक अंतर नहीं करते हैं, अतः वे साफ जल को गंदी नाली में बहने की गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इंजीनियर हैं जो पुल बनाने के लिए केवल पदार्थ का ध्यान देते हैं, उपयोग करने। कार्ल पोपर कहते हैं व्यवहारवादियों की भविष्यवाणी छलनी
में पानी ले जाने के तुल्य है। कितनी बड़ी बात है। कार्ल पोपरी वाली बात कर रहे हैं। सिबिली किताब है द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। क्रिश्चियन बे उन्होंने भी यहाँ पर कुछ तर्क दिए हैं, पर ये ओवरऑल आप देख ले कि भाई ये कौन है आपके आलोचक है। अर्नेस्ट बैक्ट बोलते हैं कि 20वीं सदी का दुखद घटना मानते हैं किसको, इसको, व्यवहारवाद को, क्योंकि तटस्थता के चक्कर में इसने नाजीवाद, फाजीवाद और साम्यवाद की आलोचना नहीं की। कितनी बड़ी बात है कि जो व्यवहारवाद है वो नहीं करते इनकी बुराइयां, आलोचना नहीं करते नाजीवाद, फाजीवाद का। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो तटस्थ रहना चाहते हैं, विच इज नॉट राइट। हाना अरेंड व्यवहारवादियों की कार्य पद्धति को सर्वाधिकारवाद पनपाने की आधारशिला कहती हैं, और गुडिन कहते हैं कि व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद क्रांति नहीं, सिर्फ बड़ी घटना है। पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन के संपादक एल्फ्रेड डी ग्रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राउड की बात करें तो एल्फ्रेड डी ग्रेजिया के अनुसार पॉलिटिकल बिहेवियर शब्दावली को ही राजनीतिक से निकाल देना चाहिए। ये इसकी बात करें तो आलोचना के आधार क्या है, क्यों ये आलोचना करते हैं? पहला तो यथास्थितिवादी है, ये स्टेटस कोइस्ट है कि परिवर्तन नहीं चाहते ये। अत्यधिक शब्दांबर है, यानी कि इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज लेकर के आगे फैंसी बना दिया इन्होंने। बंद समाजों के लिए अनुपयुक्त है, जो समाज अपने आप की इजाजत नहीं देता सर्वेक्षण वगैरह की, तो यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते क्या? तो कैसे समझेंगे आप? तकनीक पर ज्यादा बल देते हैं, न कि रिजल्ट पर। ठीक। परंपरावादियों के जो आक्षेप हैं वो क्या है, वो देखते हैं कि जो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, हम्म, उनमें से परंपरावादियों ने केवल अंतिम को, कि वे इसे अंतर अनुशासनात्मक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को ही स्वीकार किया है। बाकी कुछ विशेषताएं परंपरावादियों ने नहीं स्वीकारी, बल्कि आलोचना ही करी है। अब व्यवहारवाद का नवीन आक्रमण अगर हम देखें तो फिनोमोनोलॉजी, इसको हम बोलते हैं फिनोमिलॉजी। ठीक है, घटना क्रिया विज्ञान, विज्ञान दर्शन और मार्क्सवादियों की ओर से व्यवहारवाद पर नवीन आक्रमण किए गए हैं। उन्होंने व्यवहारवाद को राजनीति का अंत कहा है, बताइए, द एंड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सरकिन ने वैज्ञानिक पद्धति और विचारवाद में सीधा संबंध बनाते हुए व्यवहारवादियों के 3 रूप बताए हैं: नवीन सुधारक, सार्वजनिक प्रवक्ता और चिताक्षरक तटस्थ। तो इसमें आता है आपका भाई, ये समाज वैज्ञानिकों के हाथ से सत्ता सौंपकर विश्व का उद्धार करना चाहते हैं। उदाहरण इथियल सेलापुल। ये समाज से निचले पिछले जो वर्ग हैं कि सार्वजनिक नीति के सुधार करके निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। उदाहरण डेनियल पिप मोनिहन। और ये चित्ताकर्षक मतलब होता है तटस्थ का, ये व्यवहारवादियों की तरह अपनी सूक्ष्म पद्धतियों एवं प्रविधियों के प्रयोग द्वारा प्रभाव जमाते हैं। हिंज युलाम से नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की। तो इसका मतलब है कि भाई ये व्यवहारवाद का ना उत्तर अगला अगला चरण है कि भाई व्यवहारवाद में क्या कमी रही, राइट, और कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां थी जिनको सुधारा गया उत्तर व्यवहारवाद में, जिसको पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोलते हैं। तो ये एक सुधार आंदोलन नहीं, समझ लेना, एक नई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सुधार आंदोलन है, एक इवोल्यूशन है व्यवहारवाद का ही, तथा नवीन दिशा है। इसे उत्तरवाद और व्यवहारवादी क्रांति भी कहा है। और इनका जन्म व्यवहारवादियों की रूढ़िवादिता और जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। इतने जड़ और अक्खड़ हो गए थे कि भाई मूल्य से इतनी तटस्थता रखनी क्यों है, ये कहते थे वाली बात। तो कहते थे कि भाई मूल्य भी लाओ, फैक्ट्स भी लाओ, है ना, एक हारमोनियस बैलेंस बना के चलते हैं। 1960 के दशक में फिर वही अमेरिकन समाज में उथल पुथल मची। 62 में फिर मिसाइल संकट हुआ, बहुत सारे परमाणु प्रसार, वियतनाम, ये सब चीजें हो रही थी। तो उनको लग रहा था कि भाई सक्सेस तो नहीं है ना। काउंटर कल्चर की प्रवृत्ति भी यहाँ पे काफी ज्यादा थी। तो इन सब चीजों को लेकर के फिर बोला गया कि भाई इतने सारे प्रोसेस है, उत्तर ये व्यवहारवादियों का इतना, अगर हम बात करें कि मैथडोलॉजी इतनी कंजर्वेटिव बन चुकी है कि सब उसके बंदी हो गए, है ना, उसके ऊपर आकर के सोच ही नहीं रहे। और वो सब वैल्यू न्यूट्रलिटी और इन सब की वजह से, ठीक है। अब राजनीति का विशुद्ध विज्ञान क्यों बनाना है, ये वाली बात इनको हम करते थे। तो बनाने के आड़ में इन्होंने क्या करा, समाज के प्रति अपने दायित्व की अवहेलना कर दी। ये कहता है हमें करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, जो तुम्हें करना हो करो, हम तो इसको जो है प्योर साइंस बनाने में लगेंगे और वही करेंगे। तो मूल्य निरपेक्षता, ये आस्था है, ये सब इसके शिकार हो गए, मतलब जड़ हो गए, खत्म। फिर बात करते हैं 1962 में, थॉमस कुहन आए। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसको, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो इसमें कौन का प्रतिमान था, पैराडाइम की अवधारणा थी कि भाई, कि कुहन ने कहा कि विज्ञान कुछ निश्चित पूर्व धारणाओं पर आधारित होता है, राइट। वैज्ञानिक समुदाय उनका परीक्षण किए बगैर इन्हें स्वीकार कर लेता है। और जो नए शोधार्था होते हैं कि प्रश्न वो उनकी
जो पद्धति है इन्हीं पूर्व धारणाओं द्वारा निर्देशित होती है। कुहन इसे ही प्रतिमान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिमान का जो विज्ञान है। व्यवहारवाद की तरह उत्तर व्यवहारवाद का प्रेरणा भी डेविड ईस्टन ही है, ऑफ कोर्स उन्होंने ही लेकर के आए थे। ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक पद्धति विशेष का पक्षधर है, नहीं सॉरी वो है। तो ये क्या है, विकासात्मक प्रणाली है, बस इतना ही सभी है। हम बात करते हैं ईस्टर्न की बुक थी द पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के 30 स्रोत बताए, बहुत जरूरी है। पहला, राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रयत्न के प्रति असंतोष, बहुत जरूरी है, बाद में इनको रियलाइज हुआ। दूसरा, भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने की उत्कृष्ट इच्छा, कि भाई हर चीज का समाधान नहीं ढूंढा जाता, प्रोसेस में ढलो, अपने आप को उस पर बदल लो, इन्वायरमेंट को। एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक विज्ञानों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। ठीक है, ओके सॉरी, आगे बढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवादी जो आंदोलन है उसमें शुद्ध राजनीतिक विज्ञान एवं शास्त्रीय विचारों दोनों ही शामिल है। तो मैंने कहा ना हार्मोनियस बैलेंस है। तो परंपरावाद का पुनरुत्थान, इसको नहीं समझना चाहिए, बल्कि यद्यपि परंपरावाद और उत्तर व्यवहार दोनों ही व्यवहारवाद के कटु आलोचक हैं। ऑफ कोर्स होंगे ही। देखिए, परंपरावाद के खिलाफ में आपका आधुनिक आता है, जिसमें आपका व्यवहारवाद है, और व्यवहारवाद के ऊपर आता है आपका, उसके खिलाफ आता है आपको उत्तर व्यवहारवाद। तो इस तरीके से, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद इसकी उपलब्धि और विशेषताओं को बनाए रखना चाहता है। व्यवहारवाद की तरह ईस्टर्न उत्तर व्यवहारवाद को भी एक आंदोलन और एक बौद्धिक प्रवृत्ति बताते हैं। तो ये आपका उत्तर व्यवहारवाद है, इधर आपका परंपरावाद है, और ये आपका व्यवहारवाद है। ठीक है, माइकल हेंस का ये मॉडल है। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने, उसमें उन्होंने अपना भाषण दिया और इनका जन्म हुआ, किनका, उत्तर व्यवहारवाद का। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 65वें अधिवेशन में ये वाली बात बोलती है, द न्यू रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। और उसमें बात करती है प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, सारत्व सब्सटेंस, कर्म एक्शन। ठीक है, तो ये प्रासंगिकता को मूल मंत्र या प्रासंगिकता धर्म, क्रेड ऑफ रिलेवेंस का है। ईस्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद को एक क्रांति कहा है, जिसके दो नारे हैं, एक रिलेवेंस और एक एक्शन। प्रासंगिकता का मूल मंत्र है क्रेड ऑफ, मतलब इसको क्रेड ऑफ रिलेवेंस बोलते हैं, प्रासंगिकता, सारात्व और कर्म। अब इनके अनुसार, डेविड ईस्टन के अनुसार, उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है। यह एक वास्तविक क्रांति है, ना कि व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह विकास है, ना कि अनुचरण है। आगे की दिशा में यह कदम कदम है, ना कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये संशोधन किया गया है, खंडन नहीं किया गया, ये सारे है। और इसके अंदर क्रीड ऑफ रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर व्यवहारवाद में हम बात करते हैं। तो तकनीक की बजाय सारत्व। आप सुन लो, जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं वैसे बच्चे, स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये वाली नोट्स हैं, सेवन, जो बात करते हैं सेवन, जो मूल्य मान्यताएं हैं, राइट, वो नोट्स में आप लोगों को ऐड करने हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वाले जो नोट्स हैं, ये वाले जो जो कंटेंट है, ये जो मटेरियल है, ये बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही टू द पॉइंट है। तो उसको याद कर लेना फिंगर टिप्स पे। क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि वो 7 मूल्य बताइए, मान्यता बताइए, जो व्यवहारवाद की है, जो डेविड ईस्टन ने दी है। और एक और 7 मूल्य है जो उत्तर व्यवहारवाद की है, क्रेड ऑफ रिलेवेंस जिसको बोलते हैं, वो भी डेविड ईस्टन द्वारा दी गई है। ठीक है, तो पहला आता है आपका, बहुत जरूरी है, फिर बता देता हूं, सब्सटेंस मस्ट प्रीसीड टेक्निक, यानी कि तकनीक की बजाय सारत्व। पहले क्या किया इन लोगों ने, व्यवहारवादियों ने क्या किया कि भाई वो ना तकनीक पर ज्यादा फोकस करते थे, चाहे उसका सार निकले ना निकले। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इसको बदल के रख दिया, उन्होंने कहा तकनीक नहीं, तकनीक कैसे भी हो, पर सार इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको प्राथमिकता दी जाए, किसको, आपके सार को। ठीक है, तो व्यवहारवाद का कथन है, गलत होना उतना बुरा नहीं जितना कि अस्पष्ट होना। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है, उससे उल्टा ही है। अस्पष्ट होने की तुलना में अप्रासंगिक होना ज्यादा बुरा है। अब जो लोग पढ़ते हैं मुझसे, उन्हें पता है, हम बात करते हैं हर चीज की प्रासंगिकता पर। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, व्हाट इज द प्रासंगिकता, रिलेवेंस क्या है उसकी, आज के जमाने में, आज के आसपास जो चीजें देखते हैं उसमें बहुत चीजें पढ़ते हैं। अब इसमें आता है आपका सामाजिक परिवर्तन पर बल। ठीक है, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। पहला आ गया आपका तकनीक की बजाय सारत्व, दूसरा आ गया आपका सामाजिक परिवर्तन पर बल। इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देना, कौन कहता है, डेविड ईस्टन वाली बात बोलते हैं। अनुभाविक यथा स्थितिवाद, क्या बोला मैंने, अनुभाविक यथा स्थितिवाद, ये कहते हैं कि यह वैज्ञानिक होने की आड़ में अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को छुपा लेता है। यह तथ्यों के विश्लेषण व घटनाओं की व्याख्या तक स्वयं को सीमित कर लेता है, तथा सामाजिक परिवर्तनों की अवहेलना कर देता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों पर बल देता है, ताकि बेहतर समाज निर्माण हो। ठीक है, तो क्या बोले इन्होंने, अरे ये बोलते हैं कि जो व्यवहारवादी लोग हैं ना, वो जैसे स्थिति है उसको ही मेंटेन रखने में बिलीव रखते हैं। कोई
प्रचुर क्रांति या सामाजिक परिवर्तन पर फोकस नहीं करते, राजनीतिक परिवर्तन पर उत्तर व्यवहारवाद करते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो हो गए आपके। पहला, तकनीक की बजाय सारत्व। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा आता है सामाजिक समस्याओं का निदान पर बल। वो पहले हाईलाइट कर देते थे, बता देते थे, ये कहते हैं कि नहीं, समाधान होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है आपका मूल्यों का महत्व। क्या करा था उन्होंने? को उड़ा ही दिया, वैल्यूज को। वैल्यूज को किन्होंने उड़ा दिया? व्यवहारवादियों ने। ये कहते हैं नहीं, लेकर के आओ वापस, क्या दिक्कत है भाई, है ना? क्योंकि मूल्यों के बिना जीवित रहा जा सकता मनुष्य जीवन में। फिर आता है आपका बुद्धिजीवियों की भूमिका। वो पहले कहते हैं कि बुद्धिजीवियों ने अपनी भूमिका उतनी निभाई नहीं है, व्यवहारवादियों ने, अब निभाने की जरूरत है। राइट। दूसरा, सिक्स आता है कर्मनिष्ठ विज्ञान, यानी कि एक्शन साइंस बनाना है, ना कि प्योर साइंस। ठीक है, प्योर साइंस जैसे साइंस, बायो, मैथ्स, है ना, ये सब ये नहीं बनाना है हमको। हमको बनाना है एक्शन, जिससे परिवर्तन बदलाव आए समाज में। तो ईस्टर्न के अनुसार कोई भी ज्ञान होता है जो क्रियात्मक होना चाहिए। जानने का अर्थ है कि कार्य का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज में पुनर्निर्माण में स्वयं को लगा देना। कितनी बड़ी बात है। उत्तर व्यवहारवाद में आप बात करते हैं चार्ल्स मरियम, इनको नागरिक शिक्षा के विचार से सहमत है। और दूसरा, बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वे जनता को लोकतांत्रिक, जैसे हम शिक्षक हैं, हमारा जो कर्तव्य है ये वाली बात, कि अवेयर करें लोगों को इन चीजों को लेकर के, जो कि हम कर भी रहे हैं काफी टाइम से और करते रहेंगे। तो क्या है कि भाई हमको लोकतांत्रिक मूल्य पहुंचाने हैं वहां तक। आप ये नहीं कि पढ़ करके बैठे हो, इट्स ओके टू नॉट टू शेयर, बट इट्स नॉट ओके। तो उत्तर व्यवहारवादी वाली बात बोलते हैं। व्यवसाय का राजनीतिकरण, कितनी बड़ी बात है, अर्थात सभी पेशों का राजनीतिकरण होना चाहिए। नहीं होगा तो यही तो बात बोलते हैं। बाद में इनसे कौन इन्फ्लुएंस्ड हुए? आपके फेमिनिस्ट हुए, जिसमें से एक बोलते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि जो घर में हो रही है चीजें, इट्स नॉट ओनली पर्सनल बट ये पॉलिटिकल है, इनका पॉलिटिकल निदान होना चाहिए, वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये थी बात भाई। जिसको समझ नहीं है, वापस से एक बार जो है वापस से देख लो इसको ना। माइकल हेंस तथा थियोडोर एल बेकर के अनुसार, जो 1970 का दशक है, उसके बाद जो व्यवहारवाद संश्लेषणात्मक तथा पद्धति विज्ञानात्मक है, उन्होंने उत्तर व्यवहार विकास को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, डायलेक्टिकल प्रोसेस के रूप में अभिव्यक्त किया है। प्रथमवाद थीसिस होती है, फिर एंटीथेसिस मैंने बताया था आपको। तो इसमें आता है आपको 1950 में जो व्यवहारवादी थे। एंटीथेसिस आती है आपके, जो 8 विशेषताएं बताई गई 1920-30 में व्यवहारवाद की, है ना। उसके बाद आता है आपका तृतीय अवस्था संपदा, अच्छा, जो चल रही थी वो, है ना। तो उसके बाद ये जो है निकल करके आया। रॉबर्ट दाल ने भी कहा ये वाली बात, कि जो व्यवहारवादी मनोदशा थी, कि जो परिसंपत्ति है, डिमाइस है, वो हो चुकी है बेसिकली वाली बात बोलते हैं। क्योंकि व्यवहारवाद अनुशासन के मुख्य निकाय के में आत्मसात हो चुका है, या हो जाएगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों की जो मनोदशा है अदृश्य हो जाएगी, इसलिए नहीं कि वह असफल हो गई, बल्कि इस कारण कि वह सफल हो गई। कितनी बड़ी बात बोली है, रॉबर्ट दाल के स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब तुलना कर लो, आप एक बार देख लेते हैं फटाफट से, परंपरावाद, व्यवहारवाद और उत्तर। ये तथ्य मूल्य अंतर संबंधित है। तथ्य मूल्य पृथक है, तथ्य मूल्यों का पुनर्संयोजन। बहुत बढ़िया। आदर्शात्मक, गैर आदर्शात्मक, मानवीय दृष्टि की समस्या से उन्मुख, एक्शन, एक्शन पे बिलीव रखते थे। क्वालिटी, यानी कि गुणात्मकता। यहाँ पर परिमाणात्मकता, ठीक है, क्वांटिटी। और एक गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रखते हैं। यहाँ नियमितताएं होती है, एक रूपता, समानता होती है, दोनों का प्रयोग होता है। ये यूरोप केंद्रित है, ये अमेरिका, यूके में यहाँ पे केंद्रित, और ये वैश्विक दृष्टिकोण रखता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, इनमें दो मेजर डिफरेंसेस क्या है, पढ़ लो, वैसे तो पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, देख लो एक बार शॉर्ट में। कि भाई ये कहता है कि फर्क क्या है, तो ये प्योर साइंस बनाना चाहता था, ये अप्लाइड नॉलेज, कि भाई जो है उसका इस्तेमाल तो करें। ज्ञान के लिए ज्ञान है ये कहते थे कि ज्ञान की प्रासंगिकता होनी चाहिए। ये व्यष्टि की बात करते थे, समष्टि की बात करते हैं। ये यथा स्थितिवादी हैं, बदलना नहीं चाहते, ये परिवर्तनकारी हैं। ये तथ्य पर फोकस करते हैं, ये तथ्य प्लस मूल पर फोकस करते हैं। आलोचना तो बहुत हुई है इनकी, कि भाई परमाणु संकट, सामाजिक, ये सब तो कुछ तो रुका ही नहीं, ये वाली बात बोलते हैं कि बस ये अकादमिक सोर्स बन करके रह गया, तो इसका विरोध यहाँ पर बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में किया गया। दूसरा आता है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, अध्यापन, शोध, व्यवहारिक, राजनीति एक साथ नहीं कर सकता। या तो आप अप्लाई, या तो आप नॉलेज लेकर के पेपर्स लिख लो, या फिर आप उसको अप्लाई करने चले जाओ। तो ये वाली बात बोलते हैं। तो फिर ईस्टर्न को आया गुस्सा, उसने क्या करा, 1997 में अपने एक लेख लिखा था, फ्यूचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरल फेज इन पॉलिटिकल साइंस। उसमें उन्होंने खुद की फिर आलोचना कर दी, किसकी? उत्तर व्यवहारवाद की। फिर लिखा कि राजनीति विज्ञान का लंगर खो गया है, उसका कोई फोकस नहीं रह गया है। कौन बात बोलते हैं ये? हमारे डेविड ईस्ट। तो उत्तर व्यवहारवादियों में व्यवहारवादियों की प्रतिबद्धता की भावना को खत्म कर दिया है। रही सही कसर उत्तर आधुनिकता ने पूरी कर दी है।
ईस्टर ने स्वयं कहा कि जो उत्तर आधुनिकता है, पोस्ट मॉडर्निटी, विज्ञान का अंत, इतिहास का अंत और वास्तुनिष्ठता की समाप्ति का उद्घोष बनकर रह गया है। ईस्टर ने 1990 के दशक में नव व्यवहारवाद, नियो बिहेवियरलिज्म की प्रारंभ की बात कही। कितनी बड़ी बात है। अब कौन आ गया? नियो बिहेवियरलिज्म। ठीक है। जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में और विद टाइम ना कवर करेंगे। बट फॉर नाउ द जो चैप्टर था आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म कंप्लीट हो चुका है। एंड इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे जो हमारे सिस्टम्स अप्रोच है, क्योंकि हम सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं आरपीएससी के। उसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के भी आपके इसके अंदर सारे टॉपिक कवर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।